हेलो नमस्कार, जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश डाइजेस्ट। सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में जोरों शोरों के साथ लगे हुए होंगे। आज का वीडियो जो है वो हमारा एसएससी पोस्ट वाइज डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था, उसमें बताया था कि इसमें पोस्ट वाइज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, बी और सी ग्रेड की होती है, ग्रुप की होती है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूड है और उनकी एज क्राइटेरिया क्या रहता है। साथ ही साथ उन पोस्ट के लिए जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो कौन कौन सी चाहिए, तो उसके लिए उससे रिगार्डिंग हम आज आपका वीडियो बनाने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा और शानदार होने वाला है, जिसमें आपको पोस्ट से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन में, एंड तक शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को। और जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं भाई पोस्ट के बारे में। तो उसमें हम लोग सबसे पहले आता है लेवल 8, जो पे लेवल 8 होता है ना, उसकी जॉब के बारे में बात करें तो पे लेवल भी यहां पे एसएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा हुआ रहता है, और पे लेवल के हिसाब से ही हम यहां पे डिस्कस करेंगे, उसी ऑर्डर में जैसे ऑर्डर में आपके नोटिफिकेशन में है उसको दिया गया है, ठीक है कि नहीं है। इसमें किस किस को रखा गया है, तो इसमें देखो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है जो सेंट्रल कैडर का है ना। इसमें दो कैडर के जो ऑफिसर्स होते हैं, सेंट जो ऑडिट ऑफिसर होते हैं, दो तरह के होते हैं, जिन्हें डबल ए ओ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डबल ए ओ। कई बार देखा होगा आप लोगों ने वीडियो वगैरह, शॉर्ट वीडियो, कि डबल ए ओ पर्सन बन गया है। तो सेंटर कैडर होता है, एक होता है क्या, स्टेट कैडर, जो स्टेट में जाके काम करता है। अच्छा, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं। ये कहाँ काम करेगा? ये काम करेगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे बोलते हैं सी एंड ए जी, जिसे कैग बोलते हैं आप लोग। क्या बोलते हैं? कैग। इसके बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ होगा, कैग के बारे में। उनके लिए स्पेशल एक आर्टिकल होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी इसी चीज के लिए काम करेगा, ये भी इसी चीज के लिए काम करेगा, लेकिन ये जो है ये सेंटर कैडर में आता है, और ये जो आता है वो स्टेट में, इनका जो लोकेशन होगा कहीं ना कहीं स्टेट के लिए काम कर रहे होंगे। जैसे आपने पता होगा हर जगह स्टेट के ऑडिट के लिए एक स्टेट में क्या होता है, एक कैग का ऑफिस होता है ना, जो हर जगह अलग अलग टाइप का होता है, ठीक ही नहीं है। अच्छा, ये कौन सी है? ये नॉन मिनिस्ट्रियल ऑफिस, मतलब हमारा पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है ये तीनों ही। और इसमें जो एज मांगते हैं वो एज आपकी 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, मतलब 18 से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनमें डेट कौन सा मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। आगे की हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसमें हमारा लेवल 7, पे लेवल 7 में हमारी कौन कौन सी पोस्ट आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एएसओ आते हैं, और एएसओ बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। एएसओ बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एएसओ का फुल फॉर्म बात करेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है ये सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, जिसे सचिवालय बोलते हैं, उसमें सर्विस उसके लिए भी होता है ना। आईवी में होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी होते हैं, रेलवेज में भी होता है, एमईए एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें भी काम करते हैं, उसके लिए भी जरूरत पड़ती है। एएफएचक्यू में होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, उसमें भी, उस मिनिस्ट्री में भी ये लोग काम करते हैं। तो ये एएसओ होते हैं ना। इसी में हमारा आता है क्या, पे लेवल 7 में ही हमारा इनकम टैक्स ऑफिस, हमारा जो इंस्पेक्टर है वो, और जीएसटी इंस्पेक्टर, जीएसटी लागू हुआ तब से जीएसटी इंस्पेक्टर भी आ गए, तो ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, पे लेवल 7 में। और इसमें ही आपके जो आपके इंस्पेक्टर हैं, कौन से वाले, जो आपके सेंट्रल उसके हैं, क्या कहते हैं जीएसटी के हैं, सेंट्रल एक्साइज के हैं, वो ही इसमें एग्जामिनर इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर भी इसी में आते हैं। अच्छा, इनके लिए बात करें ये किसके अंडर में आएंगे, तो भाई पता है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका है सीबीडीटी। ध्यान रखना, सीबीडीटी मतलब क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और ये किसके अंडर आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर आता है ना। ये आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर वगैरह हो गए, सारे हो गए। अच्छा, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। क्या है ये? ग्रुप बी में आते हैं, है ना। सेकेंड लेवल बोल सकते हो कि भैया देखो, एक सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे, 4 कैटेगरी ऑफिसर्स को डिवाइड करते हैं। इनकी एज जो है वो क्या है, जैसे अगर आप बात करोगे सेक्रेटरीट में जो हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगा, उसकी एज 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। बाकी जगह कहां पे है, 18 से 30 चल रहा है, लेकिन इसके लिए स्पेशली 20 से 30 के बीच में चाहिए। और कहां चाहिए? ये 20 से 30 है, ये भी 20 से 30 है, ये भी 20 से 30 है। मतलब मिनिस्ट्री में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, और एएफएसक्यू है, इसमें भी क्या चाहिए हमें,
इसमें भी हमारा 20 से 30 के बीच में एज चाहिए। बाकी जो एज है वो 18 से 30 वाले बच्चे ये देख सकते हैं। और एज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही बहुत सारी चीजें होती है। अब सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई जिस दिन, अब मान के चलो कोई बच्चा है जो अभी 19 साल का है, लेकिन बहुत जल्दी उसका ग्रेजुएशन वगैरह बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के एग्जाम दे चुका है, वो एग्जाम में बैठ रहा है, उसका सब कुछ हो रहा है, उसका फाइनल में जा रहा है, तो वो किसके लिए एलिजिबल होगा? वो इसके लिए तो एलिजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 20 से शुरुआत हो रही है। तो इसलिए एज जानना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। नहीं, बात करें हमारा एईओ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जो ईडी होता है ना, आपने देखा होगा भैया फलाने इंसान को ईडी का समन आ गया है, फलाने इंसान को ईडी ने बुला लिया, ढिमके इंसान को ईडी ने बुला लिया। तो ईडी क्या है, आप लोग समझो, यह है इन्फोर्समेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। मतलब ये इस चीज पे काम करता है ये डिपार्टमेंट, कि भाई यहां पर कि कोई व्यक्ति जो है उसका पैसा जो है वो आवागमन हो रहा है, तो कहीं लॉन्ड्रिंग, कई बार जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फलाने एक्टर को बुला लिया, एक्ट्रेस को बुला लिया, फलाने पर्सन को बुला लिया। कौन बुलाता है? ये ईडी वाले बुलाते हैं, समझ में आया? ईडी के छापे पड़ते हैं, है ना, इसी केस में। तो भैया इसमें ये असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनता है ये। इसकी एज 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर सीबीआई, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मतलब बोला जाता है कि सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, तो सीबीआई जो डिपार्टमेंट है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि इनको 13 महीने की सैलरी मिलती है। इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है। कितने महीने की सैलरी मिलती है? 13 महीने। मतलब साल में महीने कितने होते हैं? 12, लेकिन इनको 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो कई बार इनको ऐसा सिचुएशन फंस जाती है कि इनको दिन रात काम करना पड़ता है, घर नहीं आ पाते हैं। इस वजह से सरकार इनको 13 महीने की सैलरी देती है। उनके बहुत सारे डिफरेंट और भी परक्यूजिट्स होते हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे किसी दिन। इंस्पेक्टर पोस्ट हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेंस और कम्युनिकेशन में, इसमें भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर सेंटर ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, जो नार्कोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इसमें भी इंस्पेक्टर की जरूर मतलब हमारी पोस्ट होती है। ये भी हमारे ग्रुप बी वाली पोस्ट है, ध्यान रखना, ग्रुप बी वाली पोस्ट है। इनके लिए भी एज क्या है? 18 से 30 चाहिए। लेकिन जो हमारा सीबीआई वाले है ना, सीबीआई वाला सब इंस्पेक्टर, अब सोचो सब इंस्पेक्टर की मतलब पोस्ट के लिए यहां पे हमारा एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसके लिए 20 से 30 एज चाहिए। 18 से 19, 18-19 वाले इसमें नहीं चल गए, 20 से शुरुआत होनी चाहिए, है ना। मिनिमम एज क्राइटेरिया 20, मैक्सिमम 30, इसके बीच में ही पर्सन को होना चाहिए। अब बात करें लेवल 6 में, लेवल 6 में ये भी ग्रेड बी वाली पोस्ट है आपकी, है ना। इतनी सारी पोस्ट एसएससी सीजीएल में, तभी तो इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती है, 12,000 प्लस, 13,000 प्लस, है ना। एक बार तो भैया शायद 35,000 प्लस निकली थी, 2022 की बात है, 2023 की बात है 2022-23 में, 22-23 में उसमें 35,000 प्लस वैकेंसी निकली थी। तो क्यों इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती है? क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होती है। तो नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोड़ के जा रहे होते हैं, है ना। कुछ जगह, दूसरी जगह उनको जॉब वगैरह मिल जाता है ना। असिस्टेंट एएसओ इसमें भी होते हैं, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो ये ग्रुप बी में 18 से 30 आप देखोगे सभी लोगों के लिए 18-30, 18-30, 18-30, 18-30, 18-30, ये बहुत जरूरी है। इस पे अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। ये एक तो ये वाला आपका पोस्ट हो गया जिसे बोलते हैं जेएसओ, है ना। एक ये वाला पोस्ट हो गया। एक होता है आपका कौन सा? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। ये दो पोस्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा क्यों अलग से मैं बोल रहा हूं। एक ये दो पोस्ट हो गई, और एक मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया, किसके बारे में बताया? ये जो एएसओ है, मतलब सॉरी AAO है, जो कि हमारे स्टेट कैडर और इस हमारे सेंट्रल कैडर में काम करेंगे, अकाउंट्स में काम करेंगे, ये लोग कैग के अंडर में काम करेंगे। तो ये 3 ये पोस्ट हैं, और 2 हमारी ये स्टैटिकल वाली है ना। तो ये जो पोस्ट हैं, इनके लिए अलग से आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टीयर 1, टीयर 2 होता है। टीयर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। टीयर 2 में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी है। फर्स्ट पेपर को डिफरेंट सेक्शन और सेशन में कन्वर्ट करते हैं। 2 सेशन 4 सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक सेशन होता है जिसमें आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन रहता है मैथ्स और रीजनिंग, मैंने आपको बताया हुआ था, है ना। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 1 घंटा और 30 मिनट डिवाइड होते हैं। फिर दूसरा आपका सेक्शन आता है, वो आता है आपका किसका? इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। 45 क्वेश्चन 40 मिनट करने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, 20 मिनट मिलते हैं। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट कंप्यूटर, 15 मिनट 20 क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को करने के लिए। माइनस मार्किंग 1/3 का होता है टीयर 2 में। लेकिन उसके साथ मैंने आपको बताया कि पेपर सेकेंड होता है और पेपर थर्ड भी होता है। पेपर सेकंड किसके लिए होता है?
पेपर सेकंड होता है जेएसओ के लिए, या जो हमारे स्टैटिस्टिकल जो इन्वेस्टिगेटर है ना ग्रेड 2 वाले, इनके लिए हमारा टीयर सेकंड में पेपर सेकंड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये पोस्ट हो गई। और जो डबल एओ वाली होती है अकाउंट्स वाली, उनके लिए पेपर नंबर थर्ड होता है जनरल स्टडीज में, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड बातचीत पूछी जाती है ना, स्पेशल सब्जेक्ट उनसे पूछा जाता है ना। ऑफिसर सुपरिटेंडेंट हो जाएगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो जाएगा आपका, है ना, सेक्शन हेड हो जाएगा, ये आपके मिल जाएंगे। तो ये भी ग्रुप है। इसमें 18 से 30 एज मांगी है, ये 18 से 32 वाला है ना। कौन सा? जेएसओ। आपने कई बार देखा होगा पर्सन जेएसओ बन गया, है ना। बात करेंगे हम लोग, ऑडिटर है हमारा, ऑडिटर ये है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट से अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट उनके दिए गए हैं। ये ग्रुप सी वाली पोस्ट है। जैसे कि मैंने बोला, ये ग्रुप सी और बी दोनों के लिए एग्जाम करवाता है। ये लेवल 5 की वैकेंसी है, ठीक है नहीं। 18 से 27, इनकी एज मात्र 27 है ना। जो भी ग्रुप सी वाली वैकेंसी होती है वो क्या होती है, वो उनकी एज 27 तक लेते हैं, 27। जैसे सीएचएसएल है, उसकी एज जो है वो 27-28 तक लेते हैं, है ना। तो सीएचएसएल में 27 तक एज रहती है, क्योंकि वो सी ग्रुप के लिए होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 18 से 27 से 30 वाले इसमें शामिल नहीं होंगे। मतलब जो 28 का हो चुका है, 29 का हो चुका है, या 30 का हो चुका है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 30 में चल रहा है तो भी एक बार चांसेस मिल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं आएगा वो, ठीक है नहीं है। इसी तरह से और भी है पे लेवल फोर्थ में। अब देखो क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट है ना, वो लेवल के हिसाब से लोगों को पेमेंट देती है ना। लेवल के हिसाब से जो उसका क्राइटेरिया लिखा आता है कि 25,500 से 81,100 तक ये पे लेवल काम करता है, पे लेवल 4। इसमें क्या है, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये पोस्ट ऑफिस में या कम्युनिकेशन में काम करेंगे, मतलब जो मिनिस्ट्री है उनमें काम करेंगे। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। आप देखोगे ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी है, उनकी एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 27 के बीच का है, ठीक है नहीं है। इसमें हमारा एसएसए आ जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलेंगे, अपर डिवीजनल क्लर्क, यूडीसी बोल देते हैं हम लोग। एलडीसी, यूडीसी आपने सुना होगा, लोअर डिवीजनल क्लर्क, ये अपर डिवीजनल क्लर्क है हमारा, है ना। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आ जाएगा, टैक्स असिस्टेंट आ जाएगा, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें सब इंस्पेक्टर भी है। वहां इंस्पेक्टर हम लोगों ने देखा हुआ था, है ना। सब इंस्पेक्टर आ गया तो ग्रुप सी का हो गया हमारा। तो ये कहां है, इसकी एज स्किल क्या चाहिए हमें, 18 से 27 चाहिए। अब बात करेंगे कि भैया क्या क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें डबल ए ओ के बारे में, किसके बारे में बात करें बेटा, डबल ए ओ के बारे में। तो डबल ए ओ में जो सेंटर कैडर है उसके लिए क्या चाहिए, देखो, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, कोई भी हो सकता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और उसमें बैचलर डिग्री चाहिए। मतलब आपको कोई ना कोई यूजी चाहिए, मतलब कि कंप्लीट चाहिए, है ना। अब कंप्लीट चाहिए, क्या चाहिए वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन डिग्री चाहिए आपको इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, डिजायरेबल। अगर कोई व्यक्ति सीए किए हुए है ना, चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए किया हुआ है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। डिजायर्ड है, ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। अगर वो इच्छा है वो भी कर सकता है, उसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या कंपनी सेक्रेटरी है, या मास्टर्स इन कॉमर्स कर रखा है, या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज कर रखा है, या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस से कर रखा है, इसे एमबीए कहते हैं हम लोग, है ना। मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रखा है उस व्यक्ति ने, तो वो भी इसके लिए क्या कर सकता है, वो एलिजिबल है। कोई भी डिग्री चलेगा, ध्यान से सुनना, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, कोई भी डिग्री चलेगा। लेकिन भाई समझना है आपको कि अगर ये चीज अगर है तो ये डिजायरेबल है, ये लोग भी दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते। अब ये है स्टेट कैडर। देखो भाई एक बात समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, वो ये है कि जो आपका स्टेट कैडर होता है ना, इसमें एक एडिशनल चीज जुड़ जाती है। अब चूंकि सेंटर कैडर में, तो सेंटर कैडर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान सेंटर में काम करेगा, दिल्ली वगैरह में काम करेगा, या उनकी ऑफिस जहां पे होंगे उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन स्टेट कैडर में तो स्टेट के हिसाब से काम करेगा। तुम हो भाई बिहार के, तुम्हें भेज दिया कहां पे, महाराष्ट्र में। तुम हो बिहार के, तुम्हें भेज दिया भैया चेन्नई में। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है ना, जिसको मैंने पढ़ाया हुआ था, उसका ईपीएफओ में हुआ है ना। आपको पता होगा ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ होता है ईपीएफओ। तो उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, उस बच्चे का हुआ है। अब वो है कहां का, वो एमपी का है। उसको भेज कहां दिया, वो बेंगलुरु के पास में है कहीं,
है ना, कर्नाटका में, सॉरी, कहीं पे है, तो उसको वहां भेज दिया। तो ऐसे ही है, तो सेंटर कैडर में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट कैडर, तो क्वालिफिकेशन वही चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री मिल जाएगा। लेकिन इसमें रीजनल और ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें वो क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। जैसे आप मान के चलो आप बिहार कैडर ले रहे हो या बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वहां की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। आप मान के चलो हो आप कहां के, दिल्ली के हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं चेन्नई में या मद्रास में काम, मतलब मद्रास वही हो गया, चेन्नई या तमिलनाडु में काम करूं, तो वहां की रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। ये उसके लिए, किसके लिए, जो स्टेट कैडर है उसके लिए एलिजिबल है। मतलब ये चीज सही है। बाकी डिजायरेबल वही चीजें हैं जो आपकी यहां थी। डिजायरेबल अगर कोई व्यक्ति ये किया हुआ है तो वो इसमें आप काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, वही चीज आपका यहां भी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, रीजनल लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज की स्टेट की जानकारी होना चाहिए। ये सब कुछ स्टेट कैडर में आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था जेएसओ, जिसके लिए अलग से एक पेपर होता है, इसके लिए भी जो आपके AA है, स्टेट कैडर हो या सेंटर कैडर हो, इनके लिए भी एक अलग से टियर 2 में पेपर होता है, पेपर नंबर 3 फाइनेंस से रिलेटेड। और जेएसओ के लिए पेपर नंबर 2 होता है, जिसमें वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बातचीत करता है और भी चीजों के बारे में। अब इसमें क्या कंपलसरी है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अच्छी बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में उसके पास मैथ होना चाहिए और 60% मार्क होना चाहिए। या फिर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, मतलब क्या कहते हैं, इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स। मतलब कोई भी सब्जेक्ट से आप बैचलर डिग्री कर रहे हो, लेकिन आपने क्या लिया हो उसमें, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। जैसे मान के चलो आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आपने एक सब्जेक्ट, जैसे होता है ना PCM, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कुछ लोग इसमें एडिशनल बायो ले लेते हैं, तो PCMB बन जाता है वो। ऐसे ही वो बोल रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट से क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी सब्जेक्ट है उनमें से एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ओके, तो जेएसओ के लिए एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए क्या है ना, इसके लिए क्या चाहिए भैया, डिग्री चाहिए। लेकिन किस में चाहिए, स्टैटिक्स में चाहिए और मैथमेटिक्स में चाहिए, और इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज से रिलेटेड है ना, ऑपरेशन रिसर्च, ये सारी स्टडीज वगैरह इसमें दी गई हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज AI, अगर AI में किसी ने डिग्री किया हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है नहीं है? बाकी दूसरी पोस्ट के बारे में बात करें तो आप कोई भी डिग्री लेके आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। चाहे आप इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हो, चाहे किसी के लिए भी कर रहे हो, चाहे आप इनकम टैक्स में जाना चाह रहे हो, चाहे आप नार्कोटिक्स में जाना चाह रहे हो, चाहे आप लोग क्या कहते हैं उसमें GST में जाना चाह रहे हो, उसमें आप, चाहे वो आप क्या हो, ASO हो, मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, आप कोई भी डिग्री लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 3 चीजें हैं, क्या, AA वाली, है ना, मतलब असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर वाली, स्टेट कैडर और सेंटर कैडर, एक है आपका JSO वाली, और एक है आपका SI वाली, मतलब जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है ग्रेड 2 वाला। इसके लिए स्पेशल डिग्रीज आपको चाहिए, वो की रिक्वायरमेंट है। ठीक है नहीं? अच्छा, एक और चीज समझो, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड। अब मैंने बोला कि कौन कौन एग्जाम दे सकता है, तो जिनका डिग्री कंप्लीट हो चुका है वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिनका डिग्री कंप्लीट अभी नहीं हुआ लेकिन फाइनल ईयर लिखा है ना, अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर, जो अपने फाइनल ईयर में अपीयर हो चुके हैं, मतलब एग्जाम दे चुके हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आगे कंडीशन है, कैन ऑल्सो अप्लाई हाउएवर, हालांकि दे मस्ट possess essential qualification as on 1/8/2026, लेकिन उनका रिजल्ट, उनका मार्कशीट रिजल्ट कब आ जाना चाहिए, 1/8/2026 से पहले आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? या 1/8/2026 तक आ जाना चाहिए, 1 अगस्त 2026। ये 1 अगस्त 2026 क्या है, ये वही डेट था जिस डेट तक आपकी क्या ली गई है, आपकी एजुकेशन एज क्राइटेरिया, एज लिमिट ली गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो ये थी हमारी सारी पोस्ट जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी इसी तरह के कुछ और वीडियोस के लिए आप लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा द इंग्लिश डाइजेस्ट, जो कि हमारा एकदम नया नवेला, एकदम
न्यू जो है वो चैनल है, अभी अभी हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं बच्चे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और किस किस चीज पे, किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। आगे चल के बहुत सारी प्लानिंग है, धीमे धीमे आपके सामने रिवील करूंगा, धीमे धीमे सारी चीजें लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू।